तो सभी बच्चों को नमस्कार। क्या हाल है भाई सबके? सब क्लास में आ जाएं। क्या हाल चाल सभी बच्चों के? ऑल वेल? कैसी चल रही है पढ़ाई? सही चल रही है सबकी? ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में दोबारा से। लॉ की क्लास, और हमारा अभी चल क्या रहा है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट चल रहा है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो कितने हैं? 4 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। और हमें इन 4 नंबर ऑफ यूनिट्स में यूनिट नंबर 2 जो है वो हमने शुरू किया था। यूनिट 1 हमारा हो चुका है, यूनिट 2 हमने शुरू किया। यूनिट का नाम है कंडीशंस एंड वारंटी। और प्रॉपर तरीके से आपको मतलब वर्ड टू वर्ड भी कराने का प्रयास मैं साथ साथ कर रहा हूं विद अपने बहुत सारे एग्जाम्पल प्लस मिक्सचर ऑफ ICAI एग्जाम्पल। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2 लेक्चर हमारे छोटे छोटे से कंडीशन और वारंटी के हो चुके हैं और आपको सब कुछ याद होगा। याद है? चलो ठीक है, अच्छी बात है। अभी मैं रिवाइज करवाने जा रहा हूँ एंड फिर हम आज इसको पैक करेंगे, खत्म करेंगे, फिनिश कर देंगे इसको। और होपफुली शायद नया वाला भी अगर शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने स्टार्ट किया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। यूनिट नंबर 2 नाम है कंडीशंस एंड वारंटी। तो आपसे मैंने क्या बात शेयर करी? सबसे पहली बात कि आप फोन को साइड कर लो। सबसे पहली बात, जब भी सेलर बायर से, क्यों बोलना पड़ता है मुझे बार बार? जब भी तुम्हें मैं विलन लगता हूँ ना, साला आगे फालतू बोलता रहता जब देखो कि माँ की, है ना? अब जो मर्जी समझ लो, लेकिन मेरी क्लास में यार मत करा करो, मुझे पता नहीं इरिटेशन हो जाती है, कुछ हो जाता है अंदर से और बजाने लगता हूँ फिर मैं। तो तुम लोगों को कुछ नहीं कर रहा मैं, बचे पड़े हो। चलो ठीक है, फोन को भूल जाएगा। ऑल वेल, तो दोबारा से हम आ जाते हैं वापस। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, क्योंकि इधर चल रहा होता है कुछ, है ना? और चल रहा होता है तो 40 एग्जाम्पल चला रहा हूँ कि मुझे इस टाइम पे ये बोलना है, ये करना है, ये करना है, पूरा एक प्रिपेयर होता है। वहां बीच में फिर तुम बीच में उंगली कर रहे होते हो तो वो थोड़ा अच्छा नहीं है। ओके, तो मैंने आपसे ही बताया कंडीशन एंड वारंटी। स्टार्ट कर दे रहा हूं, अब रिवीजन करवा रहा हूं, डिटेल रिवीजन करवा रहा हूं एंड देन हम आज की क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले, जब भी सेल होती है तो सेल का ट्रांजेक्शन तभी कंप्लीट होगा जब सेलर बायर आपस में मिलते हैं। बायर कुछ अपनी रिक्वायरमेंट सेलर को बता देता है और फिर सेलर एज पर द रिक्वायरमेंट बायर को वो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेलर जब सेल कर रहा है तो वो बायर को जब अपनी गुड्स और सर्विसेज दे रहा होता है, बेच रहा होता है, तो उस समय वो कुछ अपने गुड्स और सर्विसेज के बारे में बताता है, अच्छी अच्छी बातें बताता है। तो वो अच्छी अच्छी बातों में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बायर को जरूरी लगती है लाइफ में, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बायर के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। वो बातें जो सेलर बायर को बोलता है, वो सारी बातों को कानून की लैंग्वेज में कहते हो आप स्टिपुलेशन। क्या कहते हो? यहां तक ओके? कानून की लैंग्वेज में स्टिपुलेशन मींस स्टेटमेंट गिवन बाय सेलर टू द बायर रिगार्डिंग गुड्स। किसके? गुड्स। बिकॉज वी आर स्टडीइंग गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। वैसे तो सर्विसेज देते वक्त भी मैं कुछ बता रहा हूं, बट वो इस चैप्टर में नहीं है, इस चैप्टर में गुड्स है। तो सेलर ने बायर को गुड्स से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दी, लॉ की लैंग्वेज में स्टिपुलेशन कह रहे हैं उस स्टेटमेंट को।
वो स्टिपुलेशन अगर सेलर बायर को दे रहा है और बायर के लिए जरूरी है तो कंडीशन, और जरूरी नहीं है तो वारंटी। जरूरी है तो कंडीशन, जरूरी नहीं है तो वारंटी। बोलो ओके। फिर मैंने आपसे अगली बात करी कि सर कंडीशन और वारंटी में फिर बायर के पास क्या क्या अधिकार हो जाते, किस तरीके के राइट्स अवेलेबल होते हैं बायर के पास। तो कंडीशन, अगर सेलर ने बायर को कुछ बोला एसेंशियल है और सेलर उसको ब्रीच कर देता है तो कहते हैं ब्रीच ऑफ कंडीशन। सेलर ने जब ब्रीच किया तो फिर बायर के पास 4 अधिकार: राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न द गुड्स, क्लेम फॉर प्राइस, क्लेम फॉर डैमेज। और जब बात वारंटी की होती है तो वहां एसेंशियल तो नहीं है, सेलर ने बायर को कुछ बोला, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, तो सिर्फ बायर सेलर से क्या क्लेम कर सकता है? डैमेज क्लेम कर सकता है। ऑल वेल द दिस इज ब्रीच ऑफ वारंटी। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि स्टिपुलेशन या तो एसेंशियल होगी या मेरी स्टिपुलेशन कोलेटरल होगी। अगर एसेंशियल है तो कंडीशन, कोलेटरल है तो वारंटी। बोलो ओके है, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो और हम लोग लाइफ में आगे बढ़े। फिर मैंने बताया स्टिपुलेशन क्या होता है, कभी कभी एज टू स्टिपुलेशन एज टू टाइम भी होता है। देखो जी, पेमेंट का समय सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में अनलेस अदरवाइज एग्रीड क्रिटिकल नहीं होता। पेमेंट कब होगी मैटर नहीं करता। चैप्टर किस बात पे मैटर करता है? बोलो ना, ओनरशिप, ओनरशिप के ट्रांसफर होने पे इनको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता पेमेंट कब हो रही है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। सेलर बायर में आपस में कुछ बात हुई है, वो बात हम मानेंगे, नहीं हुई है पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होती है। बोलो ओके। प्राइस कौन फिक्स करता है? यूनिट 1 से पढ़ाकर ही आए हो भाई। भाई पार्टी आपस में कर लेगी, नहीं तो सेक्शन 10 वहां से पढ़कर आए हो, ये 11 है, वो कहता है पार्टी आपस में कर लेगी, नहीं तो क्या कौन करेगा? ठीक है, आगे बढ़ो जी। फिर मैंने कंडीशन और वारंटी के बारे में बताया, तो अभी इतनी देर से यही बता रहा हूं, कंडीशन एसेंशियल, वारंटी कोलेटरल। कंडीशन और वारंटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है? बड़ा ही मुख्य डिफरेंस कंडीशन एंड वारंटी के बीच में ये होता है कि जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में बायर पे 4 अधिकार होते हैं ब्रीच पे, और वारंटी पे एक ही अधिकार होता है। लेकिन जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पता नहीं क्यों लग रहा है एग्जाम में आएगा तुम्हारे, क्योंकि आईसीआई को पता है कि बच्चों को पता है कि ये बार बार 7 इंप्लाइड कंडीशन रट्टा मार के आ जाएंगे। वो आईसीआई जानता है ये बात, ये पक्का रट्टा मारेंगे, 4 इंप्लाइड कंडीशन, या मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा 4 वारंटी, और केवीएट एमटर के 5-6 पॉइंट। तो आईसीआई उठा के दे देगा यहां से कि एक काम करो बेटे, इधर आओ, कुछ नया देता हूं, जल्दी फेल हो जाओ, जल्दी आओ। तो आप ये पढ़कर जाओगे सेक्शन नंबर 13 पूरा का पूरा। जब कंडीशन वारंटी ट्रीट हो सकती है, कब कंडीशन वारंटी ट्रीट हो सकती है? तो मैंने आपको बताया कंडीशन वारंटी ट्रीट हो सकती है 4 पॉइंट में, ए, बी, सी और डी। ए और बी में अपनी इच्छा से मैं कंडीशन को वारंटी मान रहा हूं, मतलब 4 अधिकार है, एक ही लूंगा। सी और डी में कंपल्सरीली मैं 4 में से एक ही अधिकार लूंगा। याद है, एक मैं वॉलेंट्री करता हूं और एक कंपल्सरी। वॉलेंट्री कब कर रहा हूं? मैंने खुद ही जानबूझ के अपनी इच्छा के अनुसार वेव कर दिया, जा सजना तुझे बुला दिया, रुक जा सजना डैमेज तो दे जा। कंडीशन से वारंटी पे गया हूं तो एक तो लूंगा ना, डैमेज दे जा। बोलो ओके। तो वेव्स परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इलेक्ट टू ट्रीट कंडीशन एज वारंटी। और इसके दूसरी तरफ कंपल्सरी वेवर की अगर मैं बात करता हूं तो नॉन सेवरेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। ये फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एक्सक्यूज्ड बाय लॉ मींस कोई अनसर्टेन सिचुएशन आ गई, कोई सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है
हरे कृष्णा भाई, 3 बजे करता हूँ, 3 बजे क्लास जस्ट शुरू हुई है अभी। ठीक है भाई, तो ठीक है, इसने दुखी कर रखा है मुझे, ठीक है। तो कितने बजे छोड़ना है? कहीं जाना है? क्यों, पेपर है? तुम कब से बैठे हो? 8:30 चलो रुक जाओ ना, ये यूनिट कंप्लीट करने दो ना। फोन पे बात कर रहा हूँ, तुम उससे बोला है 3 बजे, तुमसे थोड़ी बोला है 3 बजे। ऑल वेल, कंपलसरी, ठीक है। कंपलसरी में पहले नॉन सेवरेबिलिटी और फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। ऑल वेल, पेपर में पता नहीं इंट्यूशन आ रही है बार बार कि सेक्शन 13 आपके पेपर में आएगा। क्यों आ रही है? क्योंकि मैं बोर हो चुका हूं देख देख के, शायद ICAI भी बोर हो सकता है इंप्लाइड कंडीशन से। यार बार बार हमारे पास यूनिट में देने भी 7 नंबर का यूनिट है और टॉपिक भी नहीं है मेरे पास ज्यादा। एक काम करो, सेक्शन 13 दे दो। तो प्लीज सेक्शन 13 पे फोकस करना, कर लोगे ना सब? नाक तो नहीं कटवाओगे तुम लोग? क्या बेटा, लॉ वाला क्या हो गया? देखो चौथा वाला एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऐसा हुआ, तेरा नाम क्या है? आर्यन, ठीक है, 8वीं बार तेरा नाम पूछा है मैंने, सॉरी उसके लिए। तो आर्यन और दीपक पाठक में एक कॉन्ट्रैक्ट बना, जिसमें दीपक पाठक ने आर्यन को 100 किलो या 100 क्विंटल जो है वो गेहूं बेचने का वादा किया था। और आर्यन ने कहा कि पेमेंट भी सर मैं डिलीवरी पे आपको दे दूंगा। हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन उस दिन जिस दिन डिलीवरी करनी थी, मैं तेरे पास उस गुड्स की डिलीवरी नहीं कर पाया। कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई जो मेरे कंट्रोल में तो नहीं थी। जैसे मैंने गेहूं की डिलीवरी निकाली और रास्ते में किसी कारणवश वो गेहूं आप तक पहुंच ही नहीं पाया, 2-3 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक। तो क्या इसमें मेरी कोई गलती है? अब आप क्या करोगे बताओ? हाँ, आपको कुछ नुकसान हुआ है तो आप थोड़ा बहुत डैमेज ले सकते हो, बट है ना, ये क्या है? ये फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, ठीक है। वो बोलो ओके। फिर सेक्शन 14 से 17 की बात करी मैंने आपसे। भाई कंडीशन क्या होता है? 2 टाइप के होते हैं, एक को आप बोलते हो एक्सप्रेस कंडीशन, एक को आप कहते हो इंप्लाइड कंडीशन। सर एक्सप्रेस हम लोगों को नहीं पढ़ने, हमें कौन से पढ़ने? हमें पढ़ने इंप्लाइड कंडीशन। राइटिंग प्रैक्टिस सब कर रहे हो बेटा? कर रहे राइटिंग प्रैक्टिस? दिखा नहीं रही आजकल। और बाकी सब कर रहे हो? नहीं, वो मेरे को 2-4 की शक्लें देख के समझ में आ गया कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो ऑल वेल, तो ये यूनिट का राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे हम अगली क्लास के अंदर, ठीक है। 20 मिनट हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखता हूं तुम्हें कितना आता है। तो क्लास की शुरुआत में ही करेंगे, मेरे को बोलना कि सर राइटिंग प्रैक्टिस करवा दो कंडीशन वारंटी का, क्योंकि आज ये फिनिश हो जाएगा। आज मैं शेयर करूंगा, ठीक है, 7 बजे तक, 8 बजे तक। आप एक बार मैसेज डाल देना मुझे। ये जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ साथ में क्वेश्चंस मैंने तैयार कर लिए, आपको सेंड कर दूंगा, मैंने कल तक हो गए तैयार, ठीक है। तो आप प्लीज मेरे को जरूर आज शाम तक मैसेज डालना। ओके, तो कंडीशन मेरे कितने हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड में फर्क क्या है? सर वो कुछ भी हो सकता है एक्सप्रेस, तो हमें एक्सप्रेस नहीं पढ़ना है, इम्प्लाइड कंडीशन पढ़ना है। इम्प्लाइड मीन्स इम्पोज बाय। कितने इम्प्लाइड कंडीशन होते हैं? 7 तरीकों के, 7 नाम है, एक एक करके लेते हैं नाम। पहला कंडीशन एस टू, दूसरा कंडीशन एस टू सैंपल, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स। पहला कंडीशन एज टू टाइटल, दूसरा सैंपल, तीसरा डिस्क्रिप्शन, चौथा सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, पांचवा क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स, छठा होलसमनेस ऑफ ईटेबल गुड्स, सातवां मर्चेंटेबिलिटी। 7 के 7 बता दिए थे। और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या? वारंटी। ऑल वेल, करें स्टार्ट। तो आज मैं
आईपैड नहीं ला पाया हूं तो इसमें शेयर नहीं कर पाया नोट्स, तो फिलहाल हम यहां से कर लेंगे। कंडीशंस हमारे हो चुके हैं एंड हम कर रहे हैं वारंटी, एक एक करके। टॉपिक है मेरा वारंटी। बेटा मेरा वारंटी भी सेम लाइक कंडीशन दो टाइप का होता है, एक एक्सप्रेस वारंटी और एक इम्प्लाइड वारंटी। हम लोग यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? अब देखो वारंटी में आप सभी क्लियर हो ना कि आप सिर्फ डैमेज ही ले सकते हो, आप कोई भी 4 अधिकारों का इस्तेमाल बाकी के 3 अधिकारों का नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, गुड्स रिटर्न नहीं कर सकते, प्राइस क्लेम नहीं कर सकते और डैमेज भी नहीं ले सकते। डैमेज ले सकते हैं सर, ऐसा मत बोलो, ठीक है जी। तो वारंटी में इम्प्लाइड वारंटी है, 4 पॉइंट्स यहां पर आपको हमेशा वारंटी के अंदर समझने हैं। तो इम्प्लाइड वारंटी का पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? सबसे पहला पॉइंट इम्प्लाइड वारंटी का कहता है मेरे प्यारे बच्चों, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन ऑफ द गुड्स। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन ऑफ द गुड्स मतलब क्या हुआ कि मैं अगर आपसे कोई गुड्स खरीद रहा हूं, पेमेंट मैंने दे दी, आपने मुझे ओनरशिप भी दे दी है, उस गुड्स की पोजीशन जब आप मुझे दोगे, कस्टडी जब आप मुझे दोगे, तो उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। आपने कहा कि सर 2 डेज डिलीवरी है, तो आप मुझे 12 दिनों में डिलीवरी दोगे, तो ये सही नहीं है। बेशक 12वें दिन गुड्स आपने जेन्युइन भेजा है, गुड्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12वें दिन अगर आप मुझे डिलीवरी कर रहे हो तो यहां मैं आपसे इतने लेट होने का क्या मांग लूंगा? डैमेज मांग लूंगा। बोलो ओके है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो सुनते रहना। An implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods. बायर को टेंशन फ्री पोजीशन चाहिए होता है। That is to say, if the buyer having got possession of the goods is later on disturbed in his possession, he is entitled to sue the seller for the breach of। जैसे मान लो मैं किसी के पास ये प्रोजेक्टर परचेज करने गया, मैंने कहा मेरा 1 जुलाई से बैच चालू हो रहा है, सारे बच्चों को बोला है प्रोजेक्टर पे क्लास होगी, तो कृपया प्रोजेक्टर लगवा दे। उसने कहा सर मैं 30 जून को प्रोजेक्टर आकर फिट कर दूंगा, लगा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, डन, ऑल वेल। प्रोजेक्टर गुड्स है ना, कोई दिक्कत? बंदा आता है लेकिन वो 2 या 3 जुलाई को या 4 जुलाई को आता है, और मैंने बच्चों से वादा किया था क्लास आपकी प्रोजेक्टर पर होगी। 1 तारीख को भी नहीं हो पाई, 2 तारीख को भी नहीं हो पाई, 3 तारीख को भी नहीं हो पाई। बच्चों के मन में कुछ कुछ चल रहा है, प्रोजेक्टर लगाएगा, ठीक है, कुछ कुछ आपस में करते ही रहते हो तुम लोग, वो तो पता है हमें, हम भी तुम्हारी तरह ही थे कभी कभी। तो थोड़ा सा ऐसा गुडविल खराब होने वाला मौसम बन गया, सिचुएशन बन गया। वो जब 3 जुलाई को प्रोजेक्टर लाया तो उस प्रोजेक्टर में कोई समस्या नहीं थी, बट पोजीशन जो मुझे उसकी मिली वो कौन सी मिली? डिस्टर्ब पोजीशन। मुझे डिस्टर्ब पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे कौन सी पोजीशन चाहिए? एग्जाम्पल कहता है एक्स बाइज अ लैपटॉप फ्रॉम वाई, आफ्टर द परचेज एक्स स्पेंड सम मनी ऑन इट्स रिपेयर एंड यूजेस इट फॉर सम टाइम। एक्स ने एक लैपटॉप वाई से लिया, खरीदने के बाद एक्स ने कुछ परचेज, कुछ पैसा उसके किस पे लगाया? रिपेयर पे, और उसको क्या करा? यूज करा। अननोन टू द पार्टीज टर्न आउट दैट द लैपटॉप वाज, वो तो चोरी हो गया, and was taken from X and delivered to its rightful, Y shall be held responsible for the breach and X is entitled to damage of not only the price but also the cost of repairs। तो जो X ने पोजीशन लिया था ना Y से, तो ऐसे में Y गलत है या नहीं है? उसको क्वाइट पोजीशन नहीं मिला, जेन्युइन पोजीशन नहीं मिला, तो वो क्या कर लेगा? उसने जो उस पर रिपेयर कराया उसका भी खर्चा लेगा और अपना पैसा भी लेगा, मतलब डैमेज लेगा वो। ऑल वेल है? क्लियर है? दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ही वारंटी क्या है? वारंटी एज टू पहली अनडिस्टर्ब पोजीशन ऑफ द गुड्स, पहला ओके।
अब दूसरा वारंटी है, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंसेस। तो बेटा मेरा ये एनकम्ब्रेंसेस का मतलब क्या होता है? एनकम्ब्रेंसेस का मतलब होता है फाइनेंशियल बर्डन। क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल बर्डन। एनकम्ब्रेंसेस मींस फाइनेंशियल बर्डन नहीं होना चाहिए किसी भी गुड्स पर जो आप मुझे दे रहे हो। एक एग्जांपल देता हूं, आपने मुझे एक मोटरसाइकिल बेची, मोटरसाइकिल में कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं उस मोटरसाइकिल को रास्ते में चला रहा था, ट्रैफिक पुलिस ने मुझे पकड़ा और बोला इस पे आउटस्टैंडिंग रोड टैक्स है 3,000 रुपए का। मैंने कहा यार ये तो मैं तो अभी लेकर आया हूं। तो उस मोटरसाइकिल पे ऑलरेडी एक फाइनेंशियल बर्डन था या नहीं? तो मुझे 3,000 रुपए अपनी जेब से पे करने पड़े, प्लस एक बेइज्जती का एहसास भी हुआ हल्का फुल्का। तो मैं जिसने मुझे बेचा था उससे क्या ले लूंगा? क्या बाइक वापस करूं? उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, रोड टैक्स तूने दे दिया, ले पकड़ पैसे अपने, हो गया काम खत्म, ऑल वेल। तो देखो, एनकम्ब्रेंस मतलब फाइनेंशियल बर्डन। तो ये कहता है एन एम्प्लाइड वारंटी दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। चार्ज मींस फाइनेंशियल बर्डन। और encumbrance in favor of any third party not declared or known to the buyer before or at the time of the contract is entered into. Example देखो, A pledge his car with for a loan of rupees 1,50,000 and promises him to give its possession the next day. A ने C से लोन लेके गाड़ी गिरवी रख दी, बोला कल मैं तुझे क्या दे दूंगा? कल इसकी पोजीशन दे दूंगा। बोलो यहां तक ओके? बड़ा कमीना आदमी था सॉरी ए ने क्या करा, वो कार रातों रात बी को बेच दी। देखो, ए ने सुबह सी से 1.5 लाख लिए, गाड़ी गिरवी रख दी। कह रहा है गाड़ी में कुछ सामान वामान पड़ा हुआ है, तो मैं एक काम करूँ, थोड़ी गंदी भी हो रही है, साफ वाफ करके कल कल सुबह सुबह देखो आपके घर पे पहुंचाता हूँ। यहां तक ओके? सी ने ए को पेमेंट भी दे दी। अब बाद में क्या हुआ, उसी शाम को ए ने वो गाड़ी किसको बेच दी? बी ने परचेज करी है गुड फेथ पर, और उसको पता ही नहीं था कुछ कि सुबह सुबह गाड़ी बिक चुकी है, सॉरी गिरवी हो चुकी है। तो बी में ईदर आस्क ए टू क्लियर द लोन और हिमसेल्फ मे पे द मनी एंड देन फाइल अ सूट अगेंस्ट ए फॉर रिकवरी ऑफ द मनी विद। तो फाइनेंशियल बर्डन था ना, तो उस फाइनेंशियल बर्डन पर या तो बायर क्या करेगा? बायर बोलेगा भाई एक काम कर, पैसे तू दे दे, नहीं तो पैसे मैं दे रहा हूं और मैं तुझसे रिकवर कर लूंगा। बहुत डिफरेंस है। कंडीशन एज टू टाइटल में बंदा मालिक नहीं होता, यहां तो मालिक खुद ही है, प्लेज ही तो करा है। कंडीशन एज टू टाइटल में सेलर ओनर नहीं होता। यहां मैंने कब बोला ये ओनर नहीं है? ए ने गिरवी रखा है सी को। जैसे मैं ये लैपटॉप आपको गिरवी रख दूं तो इसका ओनर कौन है? और मैंने शाम को जाके सुमित सर को बेच दिया लैपटॉप, क्या सुमित सर को ये बात पता है कि मैं इसको गिरवी रखकर आया हूं? तो अब सुमित सर क्या करेंगे? उन्होंने जो लैपटॉप लिया उस पर फाइनेंशियल बर्डन है ना, वो मुझसे एक बात बोलेंगे, देख भाई दीपक एक काम करो, या तो आप दे दो पैसे, नहीं तो पैसे मैं पे कर रहा हूं और आप मुझे दोगे फिर पैसे, नहीं तो मैं आपके खिलाफ केस फाइल कर रहा हूं। ये डिफरेंस है। बोलो ओके? एनी डाउट? कोई और डाउट? चलो, 2 पॉइंट हो गए। वारंटी के 4 पॉइंट होते हैं। कंडीशन नहीं आएगा तो वारंटी आ जाएगा पेपर में, कंडीशन वारंटी नहीं आया तो सेक्शन 13 मार सकता है, तीनों ही नहीं आए तो बेटा केविएट एम्प्टर नाम का टॉपिक, बस इतना ही है। आएगा जरूर, ये तो श्योर शॉर्ट बात है, आना जरूर है इसको। ओके, पहला वारंटी, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन ऑफ द गुड्स। दूसरा वारंटी एज टू
नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनेंशियल बर्डन, तो इसको लॉ की लैंग्वेज में वर्ड को क्या बोलते हैं? एनकम्ब्रेंसेस। वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंसेस। बोलो ओके। ठीक है जी, बड़े समझदार हो गए तुम लोग। क्या तारीख है आज? 24 हो गई है। वो कह रहा 25। पेपर आ गए। चलो तीसरा पॉइंट, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स। अभी बोलोगे सर ये तो कंडीशन में पढ़कर आए। कंडीशन का पॉइंट नंबर 5 कौन सा था? वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स। वहां पर इतने ही शब्द में रुक गया था, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स। यहां पर क्या है? वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। यूसेज ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है? यूसेज मतलब क्या होता है? एक तरीके से आप इसको मान लो, एक तरीके से परंपरा, कस्टम। जैसे हल्दीराम किस चीज के लिए फेमस है? जैसे ये एयर कंडीशन है ओ जनरल कंपनी का, तो आपको बताओ मैं, ओ जनरल कंपनी टॉप कंपनी एसी में, पता थी ये बात? खासकर कमर्शियल एरियाज में ओ जनरल कंपनी का एयर कंडीशन लोग लगाते हैं, टॉप कंपनीज में आती है। इसकी क्वालिटी है, इसकी परंपरा है कंपनी की। जैसे आपके घर में पंखा लगा होगा उषा का, ज्यादातर उषा का लगा है किसी के घर में? उषा का फैन या हैवेल्स का फैन, है ना जी? या आपके घर में जो सर्फ आता है कपड़े धोने का, वो एक कॉमन कंपनी का सर्फ एक्सल, एरियल या टाइड, 2 3 4 कंपनियां होती है। हल्दीराम अपनी राज कचौड़ी और छोले भटूरे और कुछ मिठाइयों के लिए फेमस है या नहीं? किसी भी जगह जाओगे तो कोई एक पर्सन किसी ना किसी फील्ड में बहुत नोन टू और फेमस होगा, होगा या नहीं? तो उसकी क्वालिटी और फिटनेस हमेशा से, कोई भी बायर जब परचेज करने जाएगा उसके नाम से तो क्या समझेगा कि क्वालिटी और फिटनेस क्या है? अच्छी है, कोई समस्या? और तुम उसके नाम से उस चीज को खरीद कर लेकर आए हो, लेकिन तुम्हारे साथ गड़बड़ होगी, क्या करोगे जी? डैमेज लोगे या नहीं लोगे? लोगे या नहीं लोगे? देखो वही कहता है, an implied condition as to quality or fitness for the particular purpose may be annexed or attached by the uses of trade. Regarding implied condition or warranty as to quality or fitness for any particular purpose of goods supply, the rule is let the buyer, the seller is under no duty to reveal unflattering truth about the goods sold, but this rule has certain exception. इस रूल के कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? मेरी गुडविल है, मैं फेमस हूं एक काम के लिए, तो क्या आप हर बार मेरे से पर्पस डिस्क्लोज करोगे अपना? आपको पता ही है कि भाई ये जो है ये हल्दीराम है, ये फेमस है, या ये केक बनाने वाली कंपनी है, ये सुपर क्लास का केक देती है, तो मैं उससे जाकर अपना पर्पस बताऊंगा क्या? मेरे को पता है ना ये टॉप क्लास क्वालिटी का। या आप सोनी कंपनी का टेलीविजन खरीद रहे हो, आप आईफोन ले रहे हो, आपको पता है ना इसकी क्वालिटी और फिटनेस हमेशा से बहुत अच्छी रही है, इनकी परंपरा रही है क्वालिटी अच्छा देने की। लेंस कार्ड से किसी ने लिए हुए? लेंस कार्ड अच्छा है, तो लेंस कार्ड फेमस है, अच्छी क्वालिटी के जो है वो चश्मे जो है लोगों को देता है। तो आप कम से कम दुकान में जाके ये तो नहीं बोलोगे यार वो गंदी क्वालिटी का नहीं चाहिए, मुझे तो अच्छी क्वालिटी का चाहिए। या आप लुइस या ये छोड़ दो, लेवाइस की बात कर रहा हूं, नहीं बेटे ये भी कंपनी है लुइस फिलिप, ठीक है, एलपी। तो मैं लिवाइस की बात, अब लिवाइस की जीन्स क्या है ना भाई, की क्वालिटी है। अभी आप जाके उनसे कम से कम ये तो नहीं बोलोगे यार वो फटे ना, बस वो वाली दे दो, अच्छा नहीं लगता बोलना, उनकी परंपरा है भाई।
और तुम ले आए और फट गई वो जीन्स तो ऑल वेल, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट, अच्छा सा पॉइंट है, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। हमें गुड्स का डेंजरस नेचर, अगर हम ऐसा गुड्स बेच रहे हैं जो डेंजरस नेचर का है, वो हमें क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिस्क्लोज द, कोई भी डेंजरस टाइप्स ऑफ द नेचर का कोई टाइप होगा तो वो बताएगा। जैसे क्या लगता है वो शराब कैसी चीज है, बढ़िया, मेरे भी शरीर से लगता है मुझे कुछ हल्का फुल्का। शराब कैसा है, मतलब जेन्युइनली बताओ, अच्छी चीज नहीं है, फिर पी के देखो, फिर आदत लगाओ, फिर देखते हैं कि क्या अच्छा है उसमें। शराब ने बहुत लोगों के घर परिवार खराब कर दिए। हालांकि लोग, कई लोग जो बिजनेस पर्सन होते हैं वो बड़ा टेक्निक से उसको ड्रिंक लेते हैं, वो शराब के बीच में बहुत सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स बना लेते हैं। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, नॉर्मली जो शराबी लोग होते हैं वो, मतलब ये सही नहीं है, सब लोग मानते हैं इस बात को, फिर भी वो अपने प्रोडक्ट को बेचते वक्त साफ साफ बोलते हैं ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। या जो सिगरेट्स के पैकेट होते हैं, एक गुड्स ही है ना ये, उस पर लिखा नहीं होता स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कॉजेज कैंसर, लिखा होता है ना सबके ऊपर। या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट जैसे घर पे लेके आते हो, आप कोलगेट कंपनी टूथपेस्ट लेकर आए हो कोलगेट कंपनी का, उस पर लिखा होगा कि आप जो है इतनी मात्रा में ले। जॉनसन्स बेबी का शैम्पू बच्चों के लिए, उसमें लिखा होता है भाई ये आंखों से या इतने एरिया से क्या रखें, दूर रखें। क्यों लिखा होता है ये सब, डेंजरस नेचर के प्रोडक्ट है, सबको पता है वो डेंजरस नेचर है, बट ये सेलर की ड्यूटी है कि वो बताए ये डेंजरस नेचर का प्रोडक्ट। मैं मेरा घोड़ा आपको बेच रहा हूं और वो घोड़ा शाम को 7:30 से 9:30 के बीच में पागल हो जाता है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो मेरे को बताना है कि बस 7:30 से 9:30 के बीच में उसको बांध के रखना, ठीक है, ओके। तो डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स में कह रहा है, where the goods are dangerous in nature and the buyer is ignorant of the danger, the seller must warn the buyer of the probable danger. If there is breach of warranty, then the seller may be liable in damage. तो बता दो भाई डेंजरस नेचर का प्रोडक्ट है। तो आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी डेंजरस नेचर का प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं आप सभी, तो वहां पर सेलर बायर को बताता है किसी ना किसी तरीके से कि ये डेंजरस नेचर है। ऑल वेल, तो वारंटी के मैंने 4 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट क्या था, वारंटी हैज टू क्वाइट पोजीशन या अनडिस्टर्ब पोजीशन ऑफ द गुड्स। दूसरा क्या था, वारंटी हैज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंसेस, एनकम्ब्रेंसेस मतलब फाइनेंशियल बर्डन। तीसरा क्या है, वारंटी हैज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स एज पर कस्टमर यूसेज। और चौथा क्या है, वारंटी हैज टू डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। ऑल वेल है, क्लियर है। तो कंडीशन मैंने आपको पढ़ाया, वारंटी मैंने आपको पढ़ाया। कंडीशन वारंटी से पहले सेक्शन 13 बताया जहां पर कंडीशन को आप वारंटी ट्रीट कर सकते हो। उससे पहले मैंने आपको स्टिपुलेशन वर्ड के बारे में बताया और मैंने बताया कंडीशन को एसेंशियल कहते हैं और वारंटी को कोलेट्रल कहते हैं। मैंने बताया ब्रीच ऑफ कंडीशन में 4 अधिकार है, ब्रीच ऑफ वारंटी 1 अधिकार है। अब हम लोग एक फ्रेश टॉपिक करने जा रहे हैं, वो टॉपिक का नाम है केविएट एम्प्टर। क्या नाम है, छोटा सा टॉपिक है, देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है बेटा। केविएट एम्प्टर का मतलब क्या होता है मेरे को लगता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से आज के जमाने में ये टॉपिक अब हटा देना चाहिए। पर्सनली फीलिंग है मेरी, ये मेरी बात को वो नहीं मानेंगे। केविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर। तो बताओ आज के जमाने में बायर बिवेयर है या सेलर, सेलर, सेलर बिवेयर है, बायर, बायर या सेलर, बोलो, अरे थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो ना। आज की डेट में सेलर बिवेयर।
पहले होता था ये जमाना जब बायर्स लोगों को दिक्कतें होती थी, अब नहीं होती। अब सेलर्स को दिक्कतें होती। आप खुद सोचो, आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, अच्छा नहीं लगा, रिटर्न। अच्छा लगा, एक दिन बर्थडे में पहन लिया, रिटर्न। हिंदी चोरी टाइप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है, आपको कंपनी बोलती है भाई 7 डेज रिटर्न, तो फुल आप किंग हो इस टाइम पे, बायर इज किंग राइट नाउ। तो ये टॉपिक का इतना इंपॉर्टेंस आज के जमाने में प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, लेकिन हमें उसका क्या करना है, हमें तो थियोरेटिकल लाइफ चाहिए ना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की। तो ये कहता है लेट द बायर बिवेयर व्हाइल बाइंग द गुड्स, इट इज ड्यूटी ऑफ द बायर टू इंस्पेक्ट द क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ द गुड्स। और अगर वो खरीद लेता है और उसने सेलर से किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं किया और गुड्स में कोई प्रॉब्लम आती है, उसके अकॉर्डिंगली वो गुड्स नहीं है, तो वो कभी भी उसको रिटर्न नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ केवीएट एम्पिटर मींस लेट द बायर बिवेयर। बट इसके मेरे बच्चों कुछ एक्सेप्शंस है, देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ द टॉपिक लेट द बायर बिवेयर के कुछ हम लोगों को एक्सेप्शंस देखने हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है, तो एक एक करके पहले तो इसके अंदर कुछ बातें पढ़ ले। देखो, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ बिफोर बाइंग द गुड्स दैट द गुड्स विल सर्व द पर्पस फॉर विच दे आर बीइंग बॉट। If the goods turn out to be defective or do not serve his purpose, or if he depend on his own skill or judgment, buyer cannot hold the seller responsible. वो अपनी जजमेंट से, अपने स्किल से कोई गुड्स ले रहा है, जैसे आप गए, आपने कोई लैपटॉप ले लिया अपने ही मन से, आपको गेमिंग के लिए चाहिए था, तो बोलो ना सेलर को कि मुझे गेमिंग वाला लैपटॉप दे। आपने सोचा कि ये सही रहेगा, आपने परचेज कर लिया और बाद में उसमें आपका गेमिंग का पर्पस फुलफिल नहीं हुआ, तो आप सेलर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो कि यार तूने मुझे गलत बेच दिया। अरे भाई, सेलर ने तो गलत बेचा ही नहीं है, वो ये गलत किसने खरीदा है, बायर ने। तो बायर यू विल बी लाइबल बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ केवीए टेम्पटर, लेट द बायर बी अवेयर। तो इसीलिए केवीए टेम्पटर का मतलब है लेट द बायर बी अवेयर, ठीक है। So when the seller display the goods in the open market, it is for the buyer to make a proper selection or choice of the goods. सेलर ने ओपन मार्केट में सारी चीजें रखी हुई है, तो बायर ये तेरी ड्यूटी है कि तू प्रॉपरली इसको सेलेक्ट कर ले। ऑल वेल, आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस मींस द सिचुएशन जहां पर केवीए टेम्पटर एप्लीकेबल नहीं हो रहा, ठीक है। पेपर में एक्सेप्शंस ही आते हैं, कोई मीनिंग तो आएगा नहीं, छोटा सा लेट द बायर बिवेयर बस नहीं आएगा। एग्जाम में एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शंस मींस द सिचुएशन जहां पर बायर अब बिवेयर नहीं रहने पर भी बायर लाइबल नहीं होगा। कौन लाइबल होगा, सेलर लाइबल होगा। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर बायर ने सेलर को अपना पर्पस डिस्क्लोज कर दिया, जैसे अभी वही गेमिंग वाले लैपटॉप की बात कर रहा हूं, तो मेरे को गेमिंग का लैपटॉप चाहिए, तो मैं नैरो प्लेस गया मार्केट में एक शॉप पे, मैंने कहा देखो मेरे को गेमिंग पर्पस से लैपटॉप चाहिए, तो आप मेरे को लैपटॉप सेल करो, बट वो मेरा पर्पस साफ है कि मेरे को किस पर्पस से चाहिए, गेमिंग पर्पस से। अब वो आपको कुछ गलत उल्टा पुल्टा दे दे तो कौन जिम्मेदार होगा। दूसरी बात, द बायर रिलाइड ऑन द सेलर्स स्किल एंड जजमेंट। बायर ने रिलाई किया किसके स्किल जजमेंट पर, सेलर के स्किल और जजमेंट। यहां तक ओके। सेलर्स बिजनेस टू सप्लाई गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, यानी कि सेलर का बिजनेस ही ऐसा है कि वो उस डिस्क्रिप्शन को खुद ही एक्सप्लेन करेगा। एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल 18, A sold pigs to B. These pigs being infected caused typhoid to other healthy pigs of the buyer.
It was held that the seller was not bound to disclose that the pigs were unhealthy, the rule of law being caveat, तू खुद चूज करना भाई हेल्दी क्या है अनहेल्दी क्या है, ठीक है। A purchases a horse from B. A needed the horse for riding, but he did not mention this fact to B. A को राइडिंग के लिए चाहिए तो बोलो ना राइडिंग के लिए चाहिए। The horse is not suitable for riding, but is suitable only for being driven in the carriage. मतलब थोड़ा बहुत घूम घाम लो, दौड़ नहीं लगाएगा वो, जो भी हॉर्स की रेस होती है। Caveat emptor rule applies here, and so A can neither reject the horse nor can claim compensation from B. आगे समझ, इन सारी सिचुएशन में बायर को लाइबल ठहराया गया, लेकिन अब मैं सेलर को लाइबल ठहरा रहा हूं। एक्सेप्शन, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। याद करो कंडीशन में एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, एक बार और बता दूं। मैं आपसे एक कार खरीदने गया हूं और मैंने कहा मुझे ऐसी कार चाहिए जो हिल एरियाज में अच्छे से चल सके, मुझे टूरिंग पर्पस के लिए कार चाहिए। तो मेरा पर्पस मैंने डिस्क्लोज किया सेलर को या नहीं, कर दिया। अब सेलर ने मुझे एक मारुति पकड़ा दी कि सर ये, या कोई इस एग्जांपल में ट्रक है, तो सेलर ने मुझे ऐसा ट्रक दे दिया जो हिली एरियाज के अंदर वो ट्रक जो है वो चला ही नहीं, उसके टायर इधर से उधर ही निकल गए, पहुंच ही नहीं पाया। तो बताओ यार सेलर लाइबल बायर लाइबल, क्योंकि बायर ने सेलर को क्या पर्पस डिस्क्लोज करा या नहीं, तो यस। तो दूसरा पॉइंट है फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। बेटा ओके क्लियर है। An order was placed for some trucks to be used for heavy traffic in a hilly country. The trucks supplied by the seller were unfit of this purpose and broke down. There is a breach of condition as to fitness. Clarity है क्या? बोलो जी। All well. अगला है आपने कोई गुड्स परचेज किया है किसी ब्रांड नेम से, जैसे आप आईफोन लेने जाते हो तो क्या लगता है आपको, आप वहां पूछते हो भैया चलेगा ना, भैया फोटो तो सही आएगी ना, बोलो। जैसे हम चाइना का माल लेने जब करोल बाग जाते हैं तो वहां 10वीं बार पूछ लेते हैं एक ही बात को, भाई चल तो जाएगा ना, क्योंकि हमें भी पता है कि चाइना तो पता ही है आपको, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो 2 मिनट भी नहीं चला। कंट्री भी ऐसी है, प्रोडक्ट भी ऐसी है, बोलो आया ना। तो आप जब कोई आईफोन परचेज कर रहे हो या मैं कोई महंगा वाला, जैसे एक सिम्फनी कंपनी का कूलर आता है, बहुत फेमस कंपनी है सिम्फनी, तो ब्रांड है वो कूलर कंपनी में, तो मेरे को पूछना नहीं है, मैं वो जनरल का एसी लेते वक्त पूछूंगा नहीं भाई ठंडा तो करेगा ना, है ना जी। तो ये मैंने ब्रांड नेम पे लिया है, तो ये फिर सेलर ही लाइबल होगा। प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी खराब होगी तो सेलर विल बी लाइबल। तीसरा, गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब, अब ना सारे पॉइंट इंप्लाइड कंडीशन और वारंटी के आएंगे, देखना है। अगर मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है किसी गुड्स का तो आप क्या एज्यूम करोगे कि गुड्स डिस्क्रिप्शन के करस्पॉन्डेंट है, आपने ही तो कहा था सर, यस सर विल बी लाइबल बिकॉज सर ने ही बोला है, मतलब सेलर ने बोला है तो सेलर विल बी लाइबल। बोलो ओके। गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी, क्या ये कंडीशन का 7वां पॉइंट नहीं है? आप जो कोई गुड्स खरीद रहे हो, टीवी खरीद रहे हो, क्या ये कभी भी कोई पूछता है कि सर ये टीवी चलेगा तो सही ना, क्या मैं इसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख पाऊंगा? मैं देखता हूं लोगों को, बहुत देखते हैं वो तारक मेहता, क्या है ऐसा उसमें? पुराने वाले एपिसोड अच्छे। कई लोगों का खाना भी वो तारक मेहता के साथ ही वो खाते हैं, नहीं तो खाएंगे नहीं। तो अगर मैं एसी खरीद रहा हूं तो क्या मैं पूछूंगा भाई ये ठंडा तो करेगा ना? फोन खरीद रहा हूं, पूछा कभी भाई फोन पे बात तो हो जाएगी ना, देखो मैं फोन खरीद रहा हूं, ऐसे करता है कोई? ठीक है। तो मर्चेंटेबल मींस फिट फॉर द पर्पस।
सेल बाय सैंपल, डिस्क्रिप्शन, क्या ये सब कुछ नहीं है? तो सुन लो अब ओवरऑल केवीए टेम्पटर में मेरे बच्चे, केवीए टेम्पटर का मतलब लेट द बायर बिवेयर, जनरली बायर विल बी लाइबल। अगर सप्लाई सेलर बायर को कोई प्रोडक्ट बेचता है, प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ होती है तो बायर विल बी लाइबल जनरली, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस मींस द सिचुएशन वेयर सेलर विल बी लाइबल, नॉट बायर विल बी लाइबल। ठीक है, तो सेलर लाइबल होने वाला है यहां पर। कौन से एक्सेप्शन है? पहला, जब बायर ने सेलर को अपना पर्पस डिस्क्लोज कर दिया। क्लियर है? ऑल वेल? या दूसरा पॉइंट, जहां पर बायर ने सेलर की स्किल और जजमेंट पे बिलीव किया। और तीसरा, जहां पर सेलर ने बायर को डिस्क्रिप्शन पे गुड्स दिया। और इसके अंदर जितने भी पॉइंट आने वाले एक्सेप्शन के, वो सारे पॉइंट एक या दो को छोड़कर सब इंप्लाइड कंडीशन के 7 पॉइंट और इंप्लाइड वारंटी के 4 पॉइंट। एक बात बताओ ना, जब वहां दोनों ही जगह इंप्लाइड है तो फिर बायर सेलर से पूछेगा क्यों? और नहीं पूछेगा तो लाइबल कौन होगा? सेलर। इसीलिए इन्होंने सारे पॉइंट को यहां पर देखो। ट्रेड और यूजेस किसका पॉइंट है? वारंटी का। या सेलर ने एक्टिवली छुपाया है, फ्रॉड किया है, खुद छुपाया। मैं आपको ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मान लो मैं एसी बेच रहा हूं और मेरे को पता है, कंफर्म है कि एसी आधे घंटे चलता। एक बार की बात है, मुझे याद आ गया। तो मेरा एक दोस्त आया था कनाडा से, ठीक है, तो यहाँ कोई कोर्स करने आया 4 महीने के लिए दिल्ली में। तो वो कनाडा में कोई फैशन का कोर्स कर रहा था, कोई एक्टिंग स्किल्स टाइप। तो वो दिल्ली आया है कोर्स करने के लिए। दिल्ली में लाजपत नगर में एक एक्टिंग स्टूडियो, बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो, वहां से शाहरुख खान का कोच है वो बैरी जॉन है। मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, या और भी बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स, इनफैक्ट वरुण धवन और अर्जुन कपूर वगैरह, इन सब ने भी वहीं से ट्रेनिंग ली है, बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो। बैरी जॉन को अभी कुछ दिन पहले वो कोई अवार्ड मिला है, पद्म भूषण टाइप कुछ ऐसा मिला है अभी, कोई जो मिलता नहीं है, कोई चक्र टाइप वैसा। तो भाई वो आया तो उसने कहीं सुना होगा कनाडा से, तो कनाडा में कई लोग हैं, उन्होंने बताया भाई इंडिया में तो एक ही बैरी जॉन है टॉप। तो उसने मेरे को फोन किया, कहता यार वो मेरे को कोर्स करना है, एक डिप्लोमा करना है, वो मेरे करियर के लिए कनाडा में बहुत जरूरी है। मैंने कहा क्या करूं फिर? मैं कह रहा एक काम कर, पता कर जाके क्या है, तो फिर देखते हैं। तो मैं चला गया लाजपत नगर, मैंने उसका एडमिशन करा दिया। 2016 की बात है, 2 लाख रुपए फीस थी और अलग से टैक्स, जो भी टैक्स था उस टाइम पे। जीएसटी शायद आ चुका था, ठीक है, 16 में आया था जीएसटी, नहीं 17 में जीएसटी नहीं था उस टाइम पे। ये कोई टैक्स अलग से, जो भी टैक्स होता है, सर्विस टैक्स, ठीक है। मैंने उसका एडमिशन करा दिया। वो कह रहा है ठीक है, मैंने फ्लाइट की टिकट बुक कर ली, अब मैं कहाँ रहूंगा? तो वही बगल में मैंने अमर कॉलोनी में एक फ्लैट ले लिया। तो फ्लैट वो वाला था, वो फर्निश्ड फ्लैट ले लिया, पेमेंट वेमेंट कर दी, तो एसी लगा हुआ था उसमें। मैंने लिया, वो गर्मी का टाइम था, ये 16 के मई महीने की बात। मैं कहा ये चलेगा अच्छे से, सब कुछ ओके? कह रहा हाँ जी सर ओके है। आया मेरा दोस्त, तो आए तो हम सारे दोस्त बहुत दिनों बाद मिले, तो हम वहीं रुक गए, हम सो गए, एसी चल रहा था। सुबह सुबह उठे, एसी के ऊपर बर्फ की इतनी मोटी मोटी परत, और एसी चल रहा है और हवा बिल्कुल नहीं आ रही। तो हवा आएगी कैसे? आपके एसी का पूरा मुंह, पूरा जो फ्रंट दिख रहा है आपको, पूरे पे बर्फ की इतनी मोटी मोटी परत, ठीक है। और वो पहला दिन उसका कनाडा से इंडिया का, देख रहे एक्सपीरियंस कितना तगड़ा हुआ। वो उठे, हम लोग बात कर रहे थे, इतने में धड़ाम, जो फ्रंट था उसका, फ्रंट ऐसे उसमें शायद कोई कंप्रेसर गैस वैस बन गया होगा, वो पूरा उखड़ के सामने। वो तो खैर ठंडा था, गर्म नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता उस दिन। हम भागे भाई साहब, छोड़ छाड़ के, एक अंडरवियर में है, एक बॉक्सर में है, भाग रहे सारे बाहर भागे।
तो उसको फोन किया ओनर को, कैसा भी वो आया, कह रहा मुझे नहीं पता था। फिर बगल वाले ने बताया कि यहाँ ये पहले भी दे चुका है, पहले भी यही प्रॉब्लम आई हुई है। तो ये बताओ किसकी गलती है ना? ये गड़बड़ है ना। हालांकि वहां हमने सर्विसेज ली थी, बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो यार ये तो तुम फ्रॉड कर रहे हो, साफ साफ जीता जागता फ्रॉड कर रहे हो। तो यहाँ सेलर विल बी लाइव। बहुत सुनाई उसको मैं, उसने इंग्लिश में सुनाया, कैनेडियन लैंग्वेज में। वहाँ फ्रेंच चलती है तो फ्रेंच उसको पूरी आती है, उसने फ्रेंच में बड़ी गालियां दी। उसको पता ही नहीं था कि ये गाली दे रहा है। वहीं बैठ के और मतलब दे रहा है, मुझे भी नहीं पता। मैं कह यार इतनी प्यार से कौन बात करता है यार, कह रहा साले गाली दे रहा हूँ, रुक जा। ओके आगे बढ़ते हैं। तो बस हो गया, ऑल वेल। तो दिस इज योर यूनिट नंबर 2 पूरा का पूरा। कैसा लगा? बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, रिवीजन करेंगे। तो पूरे यूनिट की हम रिवीजन कर रहे हैं, यूनिट 3 में शुरू कर देंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 2 की रिवीजन। लेट्स स्टार्ट। प्लीज 5 मिनट का और क्लास में आ जाओ, फिर बेशक चले जाना। मुझे पता थक गए हो सुबह से बैठे हुए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन वारंटी में सेलर ने बायर को एक स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट को स्टिपुलेशन बोलेंगे। वो स्टेटमेंट बायर के लिए अगर एसेंशियल है तो कंडीशन, कोलेटरल है तो वारंटी। एसेंशियल है, सेलर ने स्टेटमेंट बायर को दी, सेलर ने ब्रीच कर दिया, तो बायर पे 4 राइट। कोलेटरल है, सेलर ने बायर को स्टेटमेंट कर दी, ब्रीच हो गया, 1 राइट। क्लियर है? थोड़ा सा और आगे बढ़े लाइफ में। मैंने आपको बताया कि क्या कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर सकते हो, तो यस। पॉइंट नंबर ए और बी में वॉलेंट्री और सी और डी में कंपलसरी। कंडीशन कितने टाइप की होती है? 2, एक एक्सप्रेस, एक इम्प्लाइड। हमें इम्प्लाइड पढ़ना है। इम्प्लाइड के 7 पॉइंट होते हैं। कंडीशन एज टू टाइटल, सैंपल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स। जनरली इस पर इम्प्लाइड कंडीशन नहीं लगता बिकॉज ऑफ केवीए टेम्पर। कंडीशन एज टू होलसमनेस ऑफ ईटेबल गुड्स और मर्चेंटेबिलिटी। फिर बात हुई वारंटी की, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। हमें सिर्फ इम्प्लाइड पढ़ना है। 4 पॉइंट है। अनडिस्टर्ब पोजीशन, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस, क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स एज पर यूसेज और कस्टम, और लास्ट क्या है? डेंजरस इन नेचर ऑफ गुड्स का डिस्क्लोजर। फिर है केवीए टेम्पर। लेट द बायर बिवेयर। तो सर जनरली बायर विल बी लाइबल बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ केवीए टेम्पर। अगर उसने खुद से कोई चूज करी है तो वो लाइबल होगा, लेकिन अगर उसने सेलर को अपना पर्पस डिस्क्लोज कर दिया या सेलर की स्किल पे उसने बिलीव किया, तो इन सारी सिचुएशन में सेलर विल बी लाइबल। एक्सेप्शंस क्या है? तो जब उसने, बायर ने सेलर को अपना पर्पस डिस्क्लोज कर दिया है या सेलर ने फ्रॉड किया है, उसके अलावा सारे पॉइंट कंडीशन वारंटी के। ठीक है? ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट यूनिट के साथ और क्वेश्चंस के साथ।